अब ये मुद्दा देखो, जैसे ही तुम GS4 का पेपर देखोगे एथिक्स, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके अंदर कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे तत्व होने चाहिए जो इनके अंदर दिख रहे हैं। और इनको अगर केस स्टडी के रूप में आपने यूज कर लिया, कहां पर GS के पेपर 4 में, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएंगे। ये भाई साहब 2002 में सेलेक्ट हुए UPSC के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। कहां पर देखना ईमानदारी की सजा क्या मिली इनको। चलो इनके बारे में बताते हो। कब सेलेक्ट हुए? 2000, ठीक है। 2002 से लेकर नाम क्या है इनका? संजय। क्लास में टॉपिक क्यों बने हैं ये? कोई वजह होगी ना, क्या वजह है इनकी? देखो, अगर भारत में शुरुआत के 10 ईमानदारों की बात की जाए ना, तो शायद उन 10 लोगों में इनका नाम होगा। समझे? कौन है? इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर के या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक ऑफिसर हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जब इन्होंने किसी केस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी अपील जारी की, तो 16 जजों ने, कितने? 16 जजेस ने इनका केस लड़ने से मना कर दिया। जब 16 जजेस, मतलब कोई भी जज किसी केस से अपनी हाजिरी हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हम हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक, और हाई कोर्ट में जज होने के बाद मेरे किसी खास व्यक्ति का या मेरा ही केस आ गया, तो क्या उस केस की सुनवाई हम निष्पक्षता पूर्वक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे में जजेस के पास ये अधिकार है कि वो स्वयं को उस सुनवाई से अपने आप को पीछे खींच लें। इसको कहते हैं जजेस की रिक्यूजल पावर, ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग होती है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे खिलाफ मेरे ही कोर्ट में अगर कोई सुनवाई चलेगी, तो हम अपने पक्ष में निर्णय देंगे कि अपने विपक्ष में निर्णय देंगे? या अगर मेरे बड़े भाई का कोई केस है और उसकी सुनवाई मेरे पास हो रही है, तो हम किसके पक्ष में निर्णय देंगे? तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हुआ। इस प्राकृतिक न्याय की रक्षा करने के लिए जजेस को यह शक्ति दी गई कि वो किसी भी केस से अपने आप को पीछे कर ले। यानी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। लेकिन जजेस ने इसका क्या किया है? बार बार नकारात्मक प्रयोग किया। और संजीव चतुर्वेदी जी के मुद्दे ने एक बार फिर से यह बता दिया कि हम जो न्यायपालिका को कह रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यानी न्यायपालिका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष, संविधान में जिसका उल्लेख किया गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइज्ड या कहीं ना कहीं वो दबाव पूर्वक काम कर रही है। अब हो सकता है ये बोलने के बाद मेरे खिलाफ भी कोई क्या जाए, वारंट आ जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। इन्होंने ये दिखा दिया कि भारत में ईमानदारी की कीमत जो चुकानी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी है, हावी है। ठीक है, कितने लोगों में से? विश्वास मानो 10 लोगों में से। शुरू के 10 ईमानदार होंगे तो शायद उन 10 में से एक संजीव चतुर्वेदी जी का नाम होगा। अब ये मुद्दा देखो, जैसे ही तुम GS4 का पेपर देखोगे एथिक्स, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके अंदर कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे तत्व होने चाहिए जो इनके अंदर दिख रहे हैं। और इनको अगर केस स्टडी के रूप में आपने यूज कर लिया, कहां पर GS के पेपर 4 में, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएंगे। तो संजीव चतुर्वेदी जी का जो केस है वो आपके एथिक्स में काम आने वाला है, गवर्नेंस में काम आने वाला है, और हो सकता है इनसे एक क्वेश्चन आपको प्री या मेंस में मिल जाए। ठीक है, चर्चा में क्यों है तो सुनो। ये भाई साहब 2002 में सेलेक्ट हुए UPSC के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। कहां पर?
देखना ईमानदारी की सजा क्या मिली इनको। चलो इनके बारे में बताते कुछ। कब कब सेलेक्ट हुए? 2002 में, ठीक है। 2002 से लेकर 2007 तक जब इन्होंने सर्विस ज्वाइन की, ठीक है, इन 5 सालों में भाई ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, ठीक, और कई सारे घोटाले खोल दिए। जैसे वन कटाई का घोटाला, अवैध वन को काटा गया, ठीक है। कई सारी बालू माफियाओं का खुलासा किया, ठीक है। कई सारे अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया, ठीक। अब सोचो अगर वन कटाई हो रही है तो क्या किसी ठेकेदार के हाथ में ये सब हो सकता है? दिमाग लगाना। हाँ यही है, उसके ऊपर कौन? उसके ऊपर बड़े अधिकारी होंगे। यानी ये जो सारे मामले थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स का क्या था? एक नेक्सस था। नेक्सस था मतलब एक ऐसा संबंध जो नकारात्मक है, जो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और प्रकृति के लिए क्या होगा? निगेटिव इंपैक्ट डालना। वन काटोगे तो क्या होगा? चंदन की कटाई हो रही है मान लो, या किसी भी पीपल के पेड़ को काट रहे हो या बरगद के पेड़ को, उसकी लकड़ी बेचोगे ना, उस बेचने में किसको प्रॉफिट हो रहा है? और पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान होगा। ऐसे कई सारे मामले इन्होंने 5 साल में उजागर कर दिए। भ्रष्टाचार को रोकने के बाद इनको सम्मान मिलना चाहिए कि अपमान? सम्मान। लेकिन उनको क्या कर दिया कि 2007 से लेकर 2012 तक इनको सस्पेंड कर दिया गया। समझो ईमानदारी का फल, ठीक। सस्पेंड हो गए। सस्पेंशन के बाद परेशान होंगे जो भी हो। 2011 में भारत की राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और यह पहला मामला ऐसा सामने आया कि किसी राष्ट्रपति ने किसी ईमानदार अधिकारी के लिए कदम उठाए और सारी सजा इनकी माफ कर दी। मतलब जो इनको क्या कर दिया? निर्दोष। कई आरोप लगाए होंगे, इनको निर्दोष साबित कर दिया। एक जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच कमेटी ने संजीव चतुर्वेदी के ऊपर लगे सारे आरोपों को निरस्त कर दिया। तो अगर तुम ईमानदार हो तो कोई ना कोई शक्ति होगी जो तुम्हें बचा लेगी। 5 साल का धैर्य था, 5 साल का कठोर टाइम था इनका, 7 से 12, लेकिन फिर भी ये बच गए। फिर से इन्होंने ज्वाइन कर लिया 2012। ईमानदार हैं। ये ईमानदारी वाली बात किसको पता चल गई? और इन्होंने खुद पहल करते हुए, ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति ने खुद आगे आकर किसी एक ईमानदार व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया और बच गए। बात समझे? सारे आरोप क्या हो गए? निराधार। कब इन्होंने रिज्वाइन किया? 2012। 2012 में जब इन्हें रिज्वाइन किया गया, 2012 से लेकर 14 इनको भेजा गया चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाकर भारत के प्रमुख संस्थान एम्स में। कहां भेजा गया? तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड दिया गया उनको, जो भी ईमानदार थे, वो जिन्होंने काम किए, कई सारे वो क्या बोलते हैं उसको, अवैध काम रोके, भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसके बदले में इनको क्या किया गया? रिवॉर्ड। चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना के कहां भेज दिया गया? एम्स। जैसे ही ये भाई पहुंचे 2012 से लेकर 14, इस 2 वर्षों में इन्होंने एम्स की धज्जियां उड़ा दी। 200 से ज्यादा घोटाले खोल दिए। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ एम्स में। कहां पर? एम्स दिल्ली। 2 साल में 200 से ज्यादा करप्शन वाले मामले इन्होंने खोल दिए। जैसे एम्स में हो रहा है कई सारे बड़े बड़े नेताओं का, नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े नेताओं का फ्री मेडिकल, सारे रिपोर्ट्स
सारे जांचें जो भी सब कुछ हो रहा है सिर्फ पेपर में हो रहा है। मतलब समझो, मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है ना, यानी हर बड़े बड़े आदमियों को, नेता को मेडिकल एड फ्री मिलती है। तो रिपोर्ट करा ही नहीं, लेकिन लगवा दी, रिपोर्ट हो गई, तो पैसे कहाँ से मिल गए? सरकार की तरफ से। चाहे नेता हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे सीएम हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो। ये सब क्या हो रहा है वहाँ पे एम्स में? ये सब चीज़ें। दूसरा, घोष स्टाफ की नियुक्ति हो रही है वहाँ पर, जिसने कोई परीक्षा पास नहीं की, लेकिन वो एम्स में किसी न किसी काम में लगा हुआ है। फर्जी नियुक्ति, इसका भी पता लगाया। फिर एम्स है तो नए नए इक्विपमेंट आते होंगे, वो इक्विपमेंट सिर्फ पेपर में आए, ग्राउंड पर बड़ी बड़ी मशीनें, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो सिर्फ पेपर में आ रही है, लेकिन एम्स के अस्पताल में तुम्हें नहीं दिखी। यानी कहीं ना कहीं बड़े बड़े उपकरण खरीदने की अवैध बाजारी। बड़े बड़े उपकरण खरीदे गए, कहां पर? सिर्फ ओनली ऑन पेपर्स। पैसा कहां गया? पैसा कहां गया? नेताओं की जेब में। ये जब हुआ तो इसमें कई सारे भूतपूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ले लिया तो ले लिया, चलो, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स, और भी ना जाने कौन कौन, इन सब का नाम खोल के रख दिया। किसने? इन 200 प्लस घोटालों में। किसने? मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। यानी डायरेक्ट पूरी तरह से कार्यपालिका के खिलाफ हेड ऑन कोलिजन। एक व्यक्ति एक तरफ और पूरे जो अवैध लोग हैं, पूरे भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो एक तरफ। ईमानदारी का लेवल देख रहे हो? ठीक। जैसे ही इन्होंने 2014 में घोटाला सब खोले, 2015 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। क्या मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का भारत रत्न कहते हैं। एशिया का भारत रत्न, एशिया का नोबेल पुरस्कार, सॉरी। ठीक है, किसके लिए मिला इनको? ईमानदारी के लिए मिल गया। देखो ईमानदारी की पराकाष्ठा देखो। रेमन मैग्सेसे के तहत इनको पुरस्कार राशि मिली, और ये पुरस्कार राशि भी उन्होंने दान कर दी। ठीक है, पक्का? अब इनकी लड़ाई है किससे? है? अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से है। वो भी कार्यपालिका के आदमी और ये भी कार्यपालिका के आदमी। ये सब कौन है? एग्जीक्यूटिव है। यानी इनकी डायरेक्ट लड़ाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के खिलाफ। ऐसे में जीने देते ये लोग? नहीं। हुआ मामला कैट, यानी किसी भी यूपीएससी से सेलेक्ट आदमी की अगर कोई भी जांच होगी, कोई भी मुकदमा चलेगा, तो कहां चलेगा? इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। प्रत्येक अधिकारी को हर साल अपनी रिपोर्ट देनी होती है, अप्रेजल रिपोर्ट। जो ये कौन देगा? कैट। उसने परफॉर्मेंस कितने की, मतलब उसका निष्पादन कार्य कितना है, हर एक आदमी की रिपोर्ट आती ना, प्रमोशन में जो काम आएगा। इन्होंने अप्रेजल रिपोर्ट में किसने? संजीव चतुर्वेदी की अप्रेजल रिपोर्ट में इनको नंबर दिए 0 कि आपने कोई काम नहीं किया। किसने? कैट। यानी कैट ने भी कहीं ना कहीं संजीव चतुर्वेदी का विरोध। कैट क्यों कर रही विरोध? अरे और क्या, ये देखो, ये सब कौन है? समझ गए? अब इन्होंने भी इनको 0 नंबर दिया। लेकिन भाई कैसा आदमी है? वो वाकई ईमानदार है यार। अब किसी ईमानदार व्यक्ति को तुम 0 नंबर दोगे, क्या करेगा? कैट के इस मामले के खिलाफ संजीव चतुर्वेदी स्टे ले आए। ठीक है, लेकिन फिर भी कैट शांत नहीं रही। उन्होंने इस स्टे पर सुओ मोटो ले लिया, और सुओ मोटो लेते हुए फिर से इनको क्या कर दिया? 0। यानी इन्होंने काम कुछ नहीं किया। अब जैसे ही कैट ने सुओ मोटो लेते हुए अपने पुनः पहले वाले निर्णय को जारी रखा, अब इसके खिलाफ कहां जाएंगे संजीव चतुर्वेदी? हाई कोर्ट। बिल्कुल। और वो गए कहां?
हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने संजीव चतुर्वेदी के केस को सुनने से मना कर दिया और लगातार 16 जजेस ने अपने आप को क्या कर लिया, रिक्यूज कर लिया, नहीं सुनेंगे। अब ये हमने क्यों बताया, दिमाग लगाओ। संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है कि भारत की एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। क्या इन जजेस को संजीव चतुर्वेदी का केस नहीं सुनना था, सुनना चाहिए था ना? तो क्या इस समय न्यायपालिका अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवहार को स्वीकार कर पा रही है, कर पा रही है? क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस कार्यपालिका के साथ या तो दबाव पूर्वक काम कर रहे हैं या इनकी मर्जी से काम कर रहे हैं? केस आया, सुनना चाहिए था, क्यों मना कर रहे हो? होगा ना, प्रेशर होगा या कोई दबाव होगा कि अगर सुनोगे तो सब ये खोल के रख देंगे, क्या वही 200+ वाले मामले। ऐसे में इनको केस लड़ने से बार बार सारे जजेस ने क्या कर दिया, रिक्यूज। ठीक है, मुद्दा क्या है, ये क्या है, ये भी समझ लो। रिक्यूजल पावर क्या होती है? ये एक ऐसी पावर है जो संविधान में लिखी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, यदि ऐसा कोई मामला आया जिससे वह जज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर जुड़ा है, तो उस जज का कर्तव्य है कि प्राकृतिक न्याय बचाने के लिए वह उस केस से अपने आप को पीछे कर ले। ये तो ठीक है, सुनना चाहिए था, लेकिन क्या ये प्राकृतिक न्याय वाली बात हो रही है? नहीं हो रही ना। ये तो एक ईमानदारी की परीक्षा को पास करना है या फेल करना है, इसका निर्णय लेने से पहले क्या कर दिया जजेस ने, अपने हथियार डाल दिए। ये सही है। रिक्यूजल पावर का उद्देश्य क्या था? टू सेव द नेचुरल जस्टिस। क्या था उद्देश्य? रिक्यूजल पावर को देने का उद्देश्य क्या है? टू सेव द नेचुरल जस्टिस। क्या ये सही हो रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, इसके पहले भी कई बार हुआ है ऐसा। देखो, ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें जजेस को रिक्यूजल लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। देखो कौन सा केस बता रहे हैं, यार नाम लें कि ना लें। एक है भूतपूर्व सीजीआई थे भारत के, उनके ऊपर किसी ने, उनकी सबऑर्डिनेट लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। ठीक, मामला कहां पहुंचेगा? मामला पहुंचा इन्हीं के कोर्ट में। तो क्या इनको सुनना चाहिए था? ये अपने ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट को स्वीकार करते, इनको क्या करना चाहिए था? रिक्यूजल पावर को यूज करना चाहिए था। नहीं किया, मैं ही सुनूंगा। क्या निर्णय आया होगा? ऑब्वियस ही बात है। तो रिक्यूजल पावर जहां पे जजेस को लेनी चाहिए थी वहां नहीं ले रहे, और जहां नहीं लेनी चाहिए वहां दबाव पूर्वक लिए जा रहा है। ये ठीक है? ठीक है। रिक्यूजल पावर का एक और चीज समझ लो कि कोई भी जजेस लेगा अगर रिक्यूजल पावर, तो उसको कारण बताना अनिवार्य नहीं है। बस चुपचाप गए कि अरे संजीव चतुर्वेदी केस है, नहीं लूंगा। ऐसे में न्याय देर से मिल रहा है कि नहीं मिल रही है? हाँ हाँ, अतीक अहमद का नाम सुना है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा था। 11 जजेस ने क्या, कौन सी पावर यूज की? रिक्यूजल पावर। अतीक अहमद वाले केस में, जी हाँ, कि अगर निर्णय देंगे विपक्ष में तो पक्की बात है मरवा देगा पूरे परिवार को। तो यदि इतने ही दबाव में काम करना है तो काम कर क्यों रहो, छोड़ दो। अगर इतना ही डरना है या इतना ही दबाव पूर्वक काम करना है तो फिर तुम उस कुर्सी के लिए तो नहीं हो। स्वतंत्रता और निष्पक्षता कहां चली गई आपकी? समझ रहे हो मेरी बात? याद रखना, संजीव चतुर्वेदी का केस तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां लिखना पड़ेगा? कहां पर?
जीएस के 4th। जैसे ही क्वेश्चन कर्तव्य निष्ठा पे आ जाए, कोड डाल देना संजीव चतुर्वेदी का। जैसे ही सत्य निष्ठा पे आ जाए, कोड डाल देना संजीव चतुर्वेदी। जैसे ही ईमानदारी आ जाए, कोड डाल देना संजीव चतुर्वेदी। समझ गए? यही कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से भारत हिलडुल नहीं रहा है, बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये कहाँ लिखोगे? GS4। इसको लिखते समय जब नोट्स बनाना तो लिख देना GS4 नैतिक शास्त्र, फिर इसी को लिख देना गवर्नेंस। क्योंकि रिक्यूजल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है यहां पर। ठीक है, रिक्यूजल पावर। ईश्वर मालिक है कि अब संजीव चतुर्वेदी जी का क्या हो। जब केस ही नहीं चलेगा, अभी तक 16 अक्टूबर 2025 तक नहीं, 22 अक्टूबर 25 तक, अक्टूबर 2025 तक जजों की संख्या पहुंच चुकी है 16। अभी और खिंचेगी। और इसमें CGI भी शामिल है, इसमें वरिष्ठ जजेस भी शामिल हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जजेस शामिल हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। ये विडंबना है भारत की, एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की जहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका है लेकिन फिर भी वो अपनी तरह से काम नहीं कर रही। अरे जब वो खारिज होगा तब ना, केस चल ही कहां रहा है। अरे वो तो निर्णय आएगा तब तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति जाओगे ना। अभी सुनी कौन रहा है? पहले निर्णय आएगा तब देखा जाएगा। सोचो 2002 की जॉब से लेकर 2025 कितने साल हो गए? 23-24 साल हो गए ना। शुरू में जब इन्होंने ज्वाइन किया था 2002 से लेकर 2007, इस 5 साल में 12 बार ट्रांसफर भी हो चुका उनका। ईमानदार को कोई आदमी रहने नहीं देता, लेकिन फिर भी इस इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो अपने ईमानदार भी टिके हैं, ये बड़ी बात है। यानी सच में यूपीएससी की जो तैयारी की है भाई ने, जो सच में संविधान पढ़ा है, वो सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपने जीवन में निभाया। ठीक है, कुछ लोग हैं। ठीक है, समझ गए ना? रिक्यूजल पावर, सुओ मोटो, संजीव चतुर्वेदी का केस। हाँ, नहीं, सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेना। सुओ मोटो मतलब आप मेरे पास नहीं आए, हमने खुद जाकर आपसे आपकी समस्या जानी और आपके समस्या को ले लिया अपने पास, वो है सुओ मोटो। सबके पास ये शक्ति होती है, स्वतः संज्ञान। ठीक है, तो कैट ने क्या किया, क्या क्या उन्होंने किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम याद रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम याद रखना, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड याद रखना। ठीक है, चलो।